अस्सलाम वालेकुम। हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज FKWS में खुशामदीद। वक्कार शेख के साथ मैं हूँ फहद करीम और आप सुन रहे हैं खौफ व हैरास और जिस्मों जां पर सख्ता तारी करती दुल्हन की अछूती अनोखी दास्तान, एक डरावनी कहानी आसे भी दुल्हन। तो ये सब देखने और सुनने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल हॉरर स्टोरीज FKWS और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तकरीबन 2 घंटे तक हम पैदल रानीपुर की गली कूचों में घूमते रहे। बचपन की यादें दिल में बेबसी के जख्मों को गहरा करती रहीं। वापसी में अपने वजूद को बहुत थका हुआ महसूस करने लगा। चलते चलते एक जगह मुझे यूं महसूस हुआ जैसे अब मुझसे चंद कदम भी न चला जाएगा। हम लोग बमुश्किल अपने कमरे तक पहुंचे। वहां पहुंचते ही मेरी तबीयत मजीद खराब हो गई। मुझे अपने हाथ पांव से हरकत महरूम होते हुए महसूस हो रही थी। जमाल अचानक मेरी तबीयत खराब देखकर घबरा गया और पूछने लगा, ये तुम्हें क्या होता जा रहा है? जमाल यह मैंने बमुश्किल अपने हवास बरकरार रखते हुए कहा। पता नहीं क्यों मेरी तबीयत खराब होते जा रही है। मुझे आराम से बिस्तर पर लेटा दो और किसी डॉक्टर को बुलाओ। जमाल ने खामोशी से मुझे बिस्तर पर लेटा दिया और काउंटर क्लर्क की तरफ भागता गया ताकि फोन करके किसी डॉक्टर को बुला सके। मगर डॉक्टर के आने तक मुझ पर गहरी बेहोशी तारी हो चुकी थी। जब मेरा शऊर बेदार हुआ तो मैं खुद को बेहद कमजोर पा रहा था। चंद लम्हे पहले आंखें खोलकर हैरान और परेशान नजरों से कमरे के दरो दीवार को तकता रहा। फिर अचानक अद्वियात की मानूस खुशबू ने मुझे चौंका दिया और मुझे याद आया ये वो कमरा नहीं है जिसमें बेहोश होने से पहले मैं बिस्तर पर दराज था। 0 पावर के बल्ब की हल्की रोशनी में दीवारों पर खौफनाक साए रक्स करते दिखाई दे रहे थे और मुझे महसूस हुआ जैसे ये साए मुझे अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। मैंने घबराकर दोबारा आंखें बंद कर लीं। फिर जब मेरी आंख खुली तो मुझे अपना वजूद पहले से ज्यादा कमजोर महसूस हुआ। मेरा जिस्म किसी नामालूम बीमारी की वजह से घुलता जा रहा था और दिन का अक्सर वक्त नकाहत आमेज बेहोशी में गुजरता जा रहा। एक तवील वक्फे के बाद होश आया तो मेरी धुंधलाई हुई नजरों ने जमाल को अपने बेड के करीब पाया। उसने पुरखलूस नजरों से देखते हुए एक हाथ मेरे शाने पर रख दिया। मैंने कुछ कहना चाहा मगर यूं लगा जैसे कुव्वते गोयाई सल्ब होकर रह गई है। बमुश्किल इतना ही कह सका, जमाल तुम्हें मेरी वजह से बहुत परेशानी हुई। मैं शायद अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में से और कुछ भी कहता मगर उसने मुझे टोकते हुए कहा, डॉक्टर ने तुम्हें ज्यादा बोलने से मना किया है। तुम उस वक्त मेरा दिल भर का शुक्रिया अदा कर देना जब तुम मुकम्मल तौर पर सेहतमंद हो जाओ। और हाँ, तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है। गुड न्यूज? वो क्या? मैंने कमजोर आवाज में पूछा। पिछले हफ्ते तुम्हारे मामू का इंतकाल हो गया है और उस कानून की रूह से तुम उस जायदाद के तन्हा मालिक हो। अच्छा, क्या वाकई? और वो सलीम बाबा कहाँ है? मेरे उस सवाल को सुनकर जमाल खामोशी से कुछ देर सोचता रहा और फिर कहने लगा, अब तुमसे असल बात छुपाना मुश्किल है। तुम्हारे मामू को सलीम बाबा खत्म करने में कामयाब हो गए मगर वो खुद भी उतना ही जख्मी हो गए कि जख्मों से ज्यादा खून बह जाने की वजह से मौत का शिकार हो गए। सलीम बाबा की मौत का सुनकर मुझे गहरा सदमा हुआ और वह खुशगवार एहसास जो एक लम्हा पहले मेरी रूह में बेदार हुआ था फिर मुझे मायूसी के गहरे समंदर में गर्क कर गया। चंद रोज बाद मैं मुकम्मल तौर पर सेहतमंद होकर एक तवील अरसे के बाद जमाल को अपने साथ लेकर अपने खानदानी हवेली जा पहुंचा। तकरीबन 15 दिन तक मैं अपने मिजाज के मुताबिक हवेली में मुख्तलिफ तब्दीलियां करता रहा। एक दिन जब मैं लाइब्रेरी में बैठा हुआ था, मुताले में मसरूफ था कि मुलाजिम ने एक मुलाकाती के आने की इत्तला दी। मैं सोच में पड़ गया। मुलाजिम से पूछा कि वो कौन है और कहां से आया है। साहब, उसने कहा है आप मुझे नहीं जानते मगर मैं आपसे मिलना चाहता हूँ। मेरा मिलना आपसे जरूरी है। मुलाजिम ने धीमे लहजे से कहा। अच्छा, तुम उसे ड्राइंग रूम में बैठाओ, मैं आ रहा हूँ। चंद लम्हों बाद मैं ड्राइंग रूम में दाखिल हुआ तो उधेड़ उम्र का शरीफ वज़ाक़ता सा आदमी मेरा मुंतज़िर था। मुझे ड्राइंग रूम में दाखिल होते देखकर वो मुसाफे के लिए हाथ बढ़ाते हुए उठा। मैंने उसे बैठने का इशारा किया और रस्मी अलैक्स के बाद पूछा, फरमाइए मेरे लायक क्या खिदमत है। मैंने बगौर उसका जायजा लिया। उधेड़ उम्र अजनबी चंद लम्हे मेरी तरफ खामोशी से देखता रहा, फिर मेरी आंखों में झांकते हुए बोला, इस नाचीज को अनवर कहते हैं। मैं आपसे मिलने का शायक था।
मैं ये देखना चाहता था कि जब अचानक किसी नौजवान को एक बड़ी जायदाद मिल जाती है तो उसमें क्या क्या तब्दीलियां रूनुमा होती हैं। फिर मैं आपका पड़ोसी भी तो हूँ, यहाँ से करीब ही मेरी रिहाइशगाह है। किसी दिन वहां तशरीफ लाइए ना और गरीब खाने को इज्जत बख्शिए। मुझे अच्छा लगेगा अगर आप मेरे यहाँ आएंगे। मगर मेरी छठी हिस्स रह रह कर यही कह रही थी कि ये शख्स आया तो किसी और मकसद के लिए है, मगर अब बात बनाने के लिए बैठा है। बेमानी बातों का सहारा लेते हुए गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ता रहा। क्या मेरे यहाँ आने से पहले भी आपका आना जाना था? मैंने उसे कुरेदा। नहीं, मैं बहुत तन्हाई पसंद हूँ। आज खुदा जाने यकायक क्यों मेरा दिल चाहा कि मैं आपसे मिलूं और आपके पास चला आऊं। उसने मुस्कुराते हुए कहा, ये आपने बहुत अच्छा किया जो इस नाचीज से मिलने की जहमत उठाई। मेरे घर के दरवाजे दोस्तों के लिए हमेशा खुले रहते हैं। मैंने फराखदिली का इजहार किया। शुक्रिया शुक्रिया। तो अच्छा, फिर अब इजाजत दीजिए। वो जाने के लिए खड़ा हो गया। उसके जाने के बाद मेरा जहन उलझ कर रह गया। अनवर खतरनाक हो या ना हो, मगर पुरस्कार जरूर था। वो यूं ही अपना वक्त बर्बाद करने नहीं आया होगा, मैंने सोचा। और मैं सोचते सोचते एक इज़्तिराबी कैफियत में उठा और बाएं बाग में चला गया। देर तक उस बाग में टहलता रहा और फिर बिस्तर पर आकर दराज हो गया। मैं गहरी नींद में था कि अचानक मैंने अपने सीने पर किसी नर्म शय का दबाव महसूस किया। मैंने घबराकर आंखें खोल दी। वो दबाव अभी तक मेरे सीने पर मौजूद था, मगर ये किस शय का दबाव था? मैंने घबराकर उठना चाहा तो यूं लगा जैसे मेरा जिस्म हरकत करने से महरूम हो चुका था। मेरा जिस्म फालिज ज़दा हो गया था, मगर ज़हन बेदार था। मैंने अपनी पूरी कुव्वत इरादी से मुतअद्दिद मर्तबा अपने आज़ा को हरकत देना चाहा, मगर हर बार मेरी कोशिश नाकाम हो गई। सीने पर दबाव गो कि इतना ना था कि एकदम नाकाबिल बर्दाश्त हो जाता, मगर ये जिस्म के तमाम आज़ा का हरकत से महरूम होना क्या मायने रखता था। तकरीबन 10 मिनट उसी अजियत की कैफियत में गुजर गए। जहन में हजारों खदशात जन्म ले रहे थे। फिर अचानक मैंने महसूस किया कि वो दबाव जो 10 मिनट पहले मेरे सीने पर था अब हट चुका था और रफ्ता रफ्ता मेरे आज़ा नॉर्मल कैफियत में आते जा रहे हैं। मैं उठा। उसी वक्त मुझे प्यास लग रही थी। हलक खुश्क था। मैंने जग से पानी अंडेल कर ग्लास होंठों पे रखा और एक ही सांस में पी गया, मगर अभी प्यास बुझी नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे जहन्नुम की आग मेरे सीने में जल रही है। दूसरा ग्लास पीने से अपने आप को पुरसुकून किया और सिगरेट सुलगाकर दोबारा बिस्तर पर दराज हो गया और सोचों की लामहदूद गहराइयों में चला गया। ऐसी गहराइयां जो लामहदूद समंदर में उतर जाने वाली हों। अचानक मेरे अंदर ये किस बीमारी ने जन्म लिया है जो एकदम मेरे जिस्म को फालिज ज़दा कर देती है। अब पहली फुर्सत में मुझे डॉक्टर से रुजू करना पड़ेगा। रात बहुत देर तक जागता रहा था। सुबह देर से आंख खुली। जमाल मेरे इंतजार में नाश्ते की मेज पर बैठा अखबार पढ़ रहा था। मुझे अपने करीब बैठा देखकर तंजिया लहजे में कहने लगा, और अब तुम बड़े आदमियों की तरह नाश्ते की मेज पर मुझे इंतजार करवाने लगे हो। जवाबन मेरे चेहरे पर एक निढाल सी मुस्कुराहट नमूदार हुई। जमाल और चिढ़ गया। अब तो मेरी बातों का जवाब देने के बजाय सिर्फ मुनफरिद अंदाज में मुस्कुरा कर रह जाते हो। आखिर तुम्हारे इरादे क्या हैं? उसने गुस्से से कहा। मैंने नरमी से एक अपनी रात की कैफियत के बारे में बताया। हम दोनों एक काबिल डॉक्टर के पास गए। उसने 2 घंटे तक मेरे जिस्म के हर अज़ू का गहरा मुशाहिदा किया और कहा, आप जो कैफियत बयान करते हैं और जिस बात का खदशा है आपके जहन में मौजूद नहीं। आसाब गैर मामूली मुतासिर हैं, मगर ये कोई ऐसी बात नहीं जो तशवीश के काबिल हो। डॉक्टर के कहने के मुताबिक मुझ में ऐसा कोई जिस्मानी नुक्स न था जो फालिज ज़दा हो या फालिज की अलामत जाहिर करता हो, मगर जब रात के भारी और बोझल 10 मिनट मुझे याद आए तो मेरे जहन में नामालूम से खदशात सर उठाने लगे। जिंदगी आहिस्ता आहिस्ता पुरस्टार होती जा रही थी। मैं मेडिकल स्टोर से मेडिसिन लेकर निकल रहा था कि दुकान पर अनवर साहब मिल गए। मुझे देखते ही कहने लगे, कहिए साहब मिजाज बखैर हैं। मैं उन अल्फाज को सुनकर चौंक सा गया और उन्हें हैरत से देखने लगा। एक दोस्त के साथ जा रहा था, आप पर नजर पड़ गई और मिजाज पुरसी के लिए चला आया। वो बोले, इस इज्जत अफजाई का शुक्रिया, मैंने कहा और गाड़ी की तरफ चल दिया। रात के 3 बजे क्लॉक की टन टन की आवाज के साथ अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने एहतियातन मुलाजिम को हिदायत कर दी कि वह रात के 1-1 घंटे के वक्फे से मेरे कमरे में चक्कर लगाकर देख लिया करे। मुमकिन है मुझे जरूरत पड़ जाए। आंख खुलते ही मुझे एक लम्हे के लिए ऐसा लगा जैसे
मेरा वजूद आज भी कल रात की तरह हरकत से महरूम हो गया है, मगर कल की तरह मेरा जहन बेदार था और उस वक्त मेरा जहन और मेरी आंखें ही जिंदगी की सबसे बड़ी कुव्वत थी। मगर चंद लम्हों बाद लगा जैसे मेरी आंखें भी रोशनी से महरूम होती जा रही हैं। मेरी आंखें खुद ब खुद बंद हो गईं। मेरे जहन के साथ मेरी समात बेदार थी। मैंने मुताद्दिद बार आंखें खोलने की कोशिश करी मगर ऐसा ना कर सका। दीगर आज़ा की तरह इनको हरकत देने से महरूम हो गया। मैंने पूरी कुव्वत लगाकर बोलने की कोशिश की मगर मेरी आवाज ना निकल पाई। फिर अचानक किसी के कदमों की मध्यम चाप मेरी समात से टकराई। उसी के साथ ही एक अजीब सी खुशबू से सारा कमरा मुअत्तर हो गया। उस तेज खुशबू को महसूस करके मुझे अपना जहन तारीकियों में डूबता हुआ महसूस हुआ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा जहन अताक तारीकियों में डूब गया। जब दोबारा मेरा शऊर बेदार हुआ तो सूरज की किरणें मेरे कमरे में झांक रही थीं। आंखें खोलते ही चंद लम्हात हैरत और खौफ के भरे पड़े थे। उन मिले जुले तासुरात के साथ अपने कमरे की दरो दीवार को देखता रहा। फिर मैंने हाथों को हरकत दी तो ये देखकर हैरान रह गया कि मैं अपने हाथों को हरकत दे सकता हूँ। मैं बाजुओं के सहारे उठा और बुलंद आवाज में मुलाजिम को आवाज दी। चंद लम्हों बाद जब मुलाजिम ने कमरे में झांका, मैंने अपनी गुस्सीली नजरों से घूरते हुए डांटा, मैंने तुम्हें हिदायत दी थी कि रात भर हर घंटे बाद मेरे कमरे में झांक कर जरूर देख लेना क्योंकि मेरी तबीयत खराब है, मुमकिन है मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ जाए। वो बोला, मैंने आपकी हिदायत के मुताबिक रात 12 बजे के बाद हर घंटे के बाद आपके कमरे में झांका। रात 3 बजे आपके कमरे से एक औरत निकली जो दुल्हन लग रही थी और फिर पलक झपकते ही राहदारी का एक मोड़ घूमकर गायब हो गई, जैसे ही उसका वजूद हवा में बिखर गया हो। उसके गायब होते ही मैंने आपके कमरे में झांका। सारा कमरा इस तरह महक रहा था जैसे किसी ने परफ्यूम लगा रखा हो। और फिर अपने होंठों पर एक पुरस्कार मुस्कुराहट लाते हुए बोला, साहब आपको इतनी खूबसूरत दुल्हन पाने की मुबारकबाद देता हूँ। और फिर वो कुछ कहते कहते अचानक रुक गया। मैं हैरत से उसकी दास्तान सुन रहा था। जिस सोच में पड़ गया, अगर मैं उस बात से इनकार करता हूँ कि इस कमरे में किसी दुल्हन का वजूद ना था तो ये भी मुमकिन है खुशबुओं में नहाई हुई उस दुल्हन को और लोगों ने भी देखा होगा। और फिर मैंने नींद में डूबते हुए किसी के कदमों की चाप के साथ साथ एक तेज किस्म की खुशबू को भी महसूस किया था जिसने मुझे गफलत की नींद सो जाने पर मजबूर कर दिया था। चंद लम्हे खामोश सोचते रहने के बाद मैं बोला, जाओ और जमाल को बुला कर लाओ। मेरा जहन मुसलसल उलझनों की दलदल में धंसता जा रहा था कि अचानक जमाल के कदमों की मानूस चाप सुनकर मैं चौंका। वो आते ही बेतकल्लुफी से मेरे बिस्तर पर बैठे हुए थे। क्या बात है, इस नाचीज को कैसे याद कर दिया? मैं गुस्से से बोला, पहले मुझ पर अपने तंज के जहरीले नश्तर चला लो, फिर इसके बाद ही मैं कुछ कहूंगा। नहीं तुम बोलो जो तुम कहना चाहते हो। अरे यार, दिन ब दिन कितने हसास होते जा रहे हो, मामूली सा मजाक बर्दाश्त नहीं कर सकते। उसने पुरखुलूस लहजे में गिला किया। मेरी बात बहुत संगीन है और संजीदगी से पूरी तवज्जो चाहती है। अगर तुम अभी तक तफरीह के मूड में हो तो चले जाओ, किसी और वक्त आना, मुझे और ज्यादा परेशान ना करो। मैंने कर्ब से भरी हुई आवाज में कहा। जमाल यकायक संजीदा हो गया। माफ करना, शायद मेरे मजाक से तुम्हारे दिल को ठेस पहुंची। अब मैं पूरी तरह संजीदा हूँ। तुम्हें जो कुछ कहना है फौरन कह दो क्योंकि मैं अपनी जिंदगी में तुम्हें परेशान नहीं देख सकता। उसे संजीदा पाकर मैंने सारे हालात सुना दिए। उन तमाम वाकयात को सुनकर वो रहम अंगेज नजरों से मुझे देखता रहा जैसे उसे मेरी जहनी सेहत पर कोई शुबा हो। तमाम वाकयात सुनने के बाद कहने लगा, कहीं तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जो तुम कह रहे हो वो सच है। जमाल, मैंने संजीदा लहजे में कहा, मैं इस वक्त जो कुछ भी तुमको बता रहा हूँ वो सच है। अगर यकीन नहीं तो मुलाजिम को बुलाकर पूछ लो। जमाल ने मुलाजिम को बुलवाया। मुलाजिम ने आते ही रात का तमाम वाकया इस तरह बयान कर दिया जैसे वो मुझसे पहले बयान कर चुका था। जमाल ने तमाम वाकयात सुनकर कहा, वो अचानक तुम्हारी निगाहों से गायब हो गई, तुमने उसे तलाश नहीं किया? मैंने हवेली का कोना कोना छान मारा, हवेली के गेट तक गया मगर पता ना चला, उसने जवाब दिया। मुलाजिम के जाने के कुछ देर बाद जमाल बोला, माफ करना यार, इस जदीद दौर में किसी ऐसी कुव्वत का वजूद मानने के लिए मेरा जहन तो अभी तक तैयार नहीं है।